हाँ जी चलिए। सो गाइस कल जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छे से कवर किया था। आ रहा समझे? जाते जाते मैंने आपको एक्टिविटी रेशियोज के बारे में बताया था। कौन से रेशियोज के बारे में? एक्टिव। मैंने कहा था कि यार ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, गड़बड़ चल रही है, कैसी चल रही है, वो हमें इन एक्टिविटी रेशियोज के थ्रू पता पड़ेगा। और उसमें भी मैंने कहा था सबसे पहला जो हमारा रेशियो जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, मतलब ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये हमारा यहाँ पे कवर अप होगा। मतलब यहां से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में आर&डी करेंगे। क्लैरिटी है? दिमाग में सेट है मैं क्या कह रहा हूं? अब इसको समझते हैं, इस रेशियो का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले बेसिक्स 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 फर्स्ट, पहले ये देखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला बेस तो हम ये पकड़ते हैं कि अगर मान लो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, कौन सा रेशियो है? इन्वेंट्री टर्नओवर। मैं यहाँ पे एग्जांपल डाल देता हूँ एक बार आपके लिए। मान लो मेरा सीओजीएस है 10 लाख रुपीज और मेरा एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके आता है 2 लाख रुपीज। कितना आता है? 2 लाख रुपीज। क्लैरिटी है? अब अगर मैं इसी फॉर्मूले से मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालूं, सो ऑलरेडी कल हमने जाते जाते फॉर्मूला पढ़ा था और मैं यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा पढ़ूंगा, 10 लाख रुपीज को मैं डिवाइड करूंगा 2 लाख रुपीज से, तो सर ये 5 टाइम्स आ गया। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। सर ये 5 टाइम्स क्या इंडिकेट करता है, थोड़ा ये समझा दो ताकि हमें पता पड़ सके। देखो मैं आपको कल भी बोला था, मैंने कहा एक्टिविटी रेशियो जो है, कल मैंने आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझाया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑपरेटिंग साइकिल है तो ऑर्गेनाइजेशन ये ऑपरेटिंग साइकिल पे पूरा का पूरा रिसर्च करती है। हर एक कंपनी इस ऑपरेटिंग साइकिल पे रिसर्च मारती मारती है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। किसी भी कंपनी का आप देखो, आपको ये पता करना है कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, आप इसके बारे में आर&डी जरूर करोगे। आ रहा समझ में? चलिए, अब मैंने कहा कि मैं जब यहाँ पे आया मुझे 5 टाइम्स मिल रहा है। आ रहा समझ में? 5 टाइम्स का मतलब क्या है और ये फॉर्मूले से कैसे आता है, तो मैंने कहा इसकी अपन एक बार रिसर्च कर लेते हैं छोटी मोटी। तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में रिसर्च करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है मैं समझ लेता हूं। मैंने कहा देखो मेरा साल चालू होता है लेट्स से 1 अप्रैल को और मैं 23 मानता हूं और यहाँ पे 31 मार्च 2024 मानता हूं। ठीक है? अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने ये मान तो लिया, अब मैंने कहा साल मेरा चालू हो रहा है यहाँ से और साल खत्म हो रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। मैंने कहा शुरुआत में मेरी जो इन्वेंट्री थी, वो थी लेट्स से 4 लाख रुपए। ठीक है? और जो एंड में मेरी इन्वेंट्री थी, सॉरी 4 लाख, एवरेज कितना 2 आ रहा है ना अपना, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं ताकि एवरेज मेंटेन रहे। तो मैंने कहा यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे मैंने 1 लाख ले लिया। तो मैं जब ये एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख लिखा रहा हूं, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज मेरी फर्म में 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री रहती है। मतलब मैं ओपनिंग 3 लाख और प्लस 1 लाख करूंगा, टोटल कितना हो गया? 4। बट ये 2 टाइम पीरियड की है तो ऑन एन एवरेज मेरी हर टाइम पीरियड पे कितनी रहेगी? 2 लाख। तो ये एवरेज आ गया समझ में? अब मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूं ध्यान से समझना। और मैं आपको बताना, मतलब कल भी मैंने बोला था कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा इस वाले पार्ट को ज्यादा आर&डी अच्छे से नहीं कर पाता। आप अच्छे समझना। मैंने कहा जो 5 टाइम आ रहा है इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि मेरा ये मान लो ईयर है और मैं एक ईयर पकड़ लेता हूँ, 23-24 ही पकड़ लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वही ले लेता हूँ। मैंने कहा मैं इस साल क्या करता हूँ, मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब मैंने 1 बार 2 लाख का सामान बेचा, फिर मैं 2 लाख का सामान फिर और लेके आया और 2 लाख का मैंने फिर और बेचा, फिर मैं तीसरी बार आया 2 लाख का और सामान लेके मैंने 2 लाख का और सामान बेचा, चौथी बार में फिर आया मैंने फिर 2 लाख का सामान बेचा, पांचवी बार में फिर आया मैंने फिर 2 लाख का सामान और बेचा। तो अगर आप देखोगे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि साल भर में मैंने 2-2 लाख करके 5 बार सामान बेच दिया। क्या तुम अग्री करोगे या डिसअग्री करोगे? सही है? इसका मतलब आप समझ रहे हो 5 टाइम्स क्या इंडिकेट कर रहा है। मतलब मैं एक बार 2 लाख, 2 लाख कहां से आया? 2 लाख मेरा एवरेज है। 2 लाख क्या है मेरा?
मतलब 2 लाख का मैं एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास रखता हूं, मतलब 2 लाख मेरे पास थे, मैंने वो 2 लाख को पहली बार बेचा, फिर मैंने सेकंड टाइम फिर 2 लाख बेचा, थर्ड टाइम मैंने फिर 2 लाख बेचा, चौथी बार मैंने फिर 2 लाख बेचा, पांचवी बार मैंने फिर 2 लाख बेचा। इसका मतलब अगर मैं 2 लाख की इन्वेंट्री लाता हूं और बेच देता हूं, फिर मैं 2 लाख की इन्वेंट्री लाता हूं बेच देता हूं, अगर साल भर में मैं 5 बार कर रहा हूं तो आपको समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूं। अब कल को मेरे पास कोई आदमी आता है कि सर आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, मैं 5 बार नहीं, अपन साल में 15 बार बेचेंगे, अच्छा है कि बुरा है? अरे अच्छा है या बुरा है? अरे यार बिजनेस ऐसा थोड़ी होता है कि ठीक है कभी मन किया 20,000 का माल लिया, कभी मन किया 40,000 का माल लिया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आप हमेशा एक लेवल मेंटेन करके चलते हो, तो ये एवरेज इन्वेंट्री का इंडिकेट करता है कि ऑन एन एवरेज आप इतने लाख का माल लाते हो, फिर ये बिकता है, फिर आप नया लाते हो। अरे क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यार? क्या आपको समझ में आ रहा है ये एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? धंधे में ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि यार एक बार 10 लाख का माल खरीद ले, एक बार 15 लाख का, 20 लाख, ऐसा नहीं। जो बिजनेसमैन होता है उसको पहले से पता होता है कि मेरा कितना माल कैसे बिक सकता है, तो वो एवरेज हमारे वाले केस में 2 लाख का लेके आ रहा है, मतलब 2 लाख लेके आता है फिर बेचता है, इसका मतलब 5 टाइम्स हो रहा है। हायर द बेटर होता है। क्या होता है बेटा? हायर द बेटर। मतलब जितनी ज्यादा बार आप इन्वेंट्री अपनी बेच पा रहे हो, फिर खरीद पा रहे हो, फिर बेच पा रहे हो, फिर खरीद रहे हो, फिर बेच पा रहे हो, फिर खरीद रहे हो, जितने ज्यादा टाइम बार साल भर में कर सकते हो, आपके लिए एज अ बिजनेस दैट इज मोर बेनिफिशियल ना। किसी भी धंधे का ले लो यार, इन्वेंट्री का नहीं ले रहा। मान लो मैं कोचिंग में हूं, मान लो मैं एक बैच लिया, आ रहा समझे, मैंने एक बैच को पढ़ाया और साल भर में पढ़ाया। मैंने एक बैच लिया, एक महीने में पढ़ाया, फिर नया बैच आया, फिर एक महीने में पढ़ाया, फिर एक बैच आया, फिर एक महीने में पढ़ाया। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी? द बैच दैट आई एम फिनिशिंग इन 1 मंथ, फिर नया आ रहा है, फिर मंथ, फिर नया आ रहा है, फिर मंथ। किसी भी धंधे में इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मेरे धंधे का एग्जांपल लिया, इन्वेंट्री है नहीं हमारे, बट मैंने कहा फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या करने के लिए बता रहा हूँ? समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या आपके दिमाग सेट हो गया? पक्का दिमाग में गया आपके? श्योर हो इसको लेके अच्छे से? तो मैंने कहा ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या है बेटा? इन्वेंट्री। ये इंडिकेट करता है हाउ क्विकली यू आर कन्वर्टिंग योर इन्वेंट्री इनटू सेल्स। मुझे बताओ धंधे में जरूरी है या नहीं है? धंधे में जरूरी है या नहीं है? अब मैंने कहा इसी के जैसा एक और चीज है, इसी की जैसी एक और चीज है। देखो समझने वाली बातें हैं आज, समझने वाली बातें करेंगे आज बस। मैंने कहा समझो, मैंने कहा इसी के जैसा एक और है। आ रहा समझो? मैंने कहा जैसे ये आपने देखा, ये क्या था, थोड़ा सा टाइम्स में था। कई बार क्या होता है टाइम्स में समझ में नहीं आता, या कई बार क्वेश्चन वाला एग्जामिनर ये कहता था बताओ कितने हफ्ते में तुम्हारी इन्वेंट्री जो है सेल में कन्वर्ट होती है। इन शॉर्ट उसका एक टेक्निकल टर्म भी है जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंट्री वेलोसिटी। कई बार इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ साथ वो आपसे इन्वेंट्री वेलोसिटी भी पहुंचता है कि इन्वेंट्री आपकी कितने दिन में सेल हो रही है, इसका ही मतलब है। तो मैंने कहा क्वेश्चन आपको बताएगा किस में निकालना है। मान लो क्वेश्चन ये कह दे कि आपको आंसर निकालना है डेज में, तो आप एक काम करो 365 को डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। अगर कल को क्वेश्चन कह देता है नहीं नहीं भैया आप एक काम करो मंथ्स में निकालो, तो बोले 12 को डिवाइड कर दो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। क्वेश्चन कह देता है नहीं नहीं वीक्स में दो, तो आप 52 को डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अरे सीधी सी बात है ना, समझो। जैसे मैं मंथ का लेता हूं, आप साल में 5 बार 5 टाइम्स आप क्या कर रहे हो? इन्वेंट्री को टर्न ऑन कर रहे हो, मतलब इन्वेंट्री को बेच रहे हो फिर इन्वेंट्री ला रहे हो। इसका मतलब एक बार जो इन्वेंट्री लाते हो कितने महीनों में बिकती है? 12 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा? 2.4। कितना आएगा? 2. इसका मतलब 2.4 मंथ्स का टाइम लगता है आपकी इन्वेंट्री को बिकने के लिए। अगर ये डेज में आ जाता, 365 को डिवाइड करता है इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब 5 से, तो कितना होता? 73 डेज। मतलब ऑन एन एवरेज यू टेक 73 डेज टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री इनटू सेल्स। अरे यस और नो यार, क्या आपके दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? पक्का? इसको बोलते हैं इन्वेंट्री वेलोसिटी। अब मैंने कहा सेम टू सेम हम ऑपरेटिंग साइकिल के अब सेकंड वाले विंग की बात करते हैं। सेकंड वाला कौन सा विंग बेटा? आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था अलग अलग, कल हमने पढ़ा था बेटा अलग अलग। कौन सा था बेटा? कल हमने पढ़ा था ये वाला ऊपर, एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे निकालना है बेटा। एवरेज वही होता है, शुरुआत में जो स्टॉक है एंड में जो स्टॉक है उसका एवरेज निकाल रहे हो। अब इधर देखो, मैंने कल आपको ये साइकिल बताई थी।
अब मैंने कहा अब हम आ रहे हैं इस वाली साइकिल पे डेटर टू कैश वाली पे। किस पे आ रहे हैं मेरे प्यारे लाडलो? डेटर टू कैश। अभी हमें देख रहे हैं कि ये जो डेटर टू कैश है, मतलब कितने दिन का टाइम लगता है आपके डेटर्स को किस में जनरेट होने में मेरे प्यारे बच्चों? कैश में जनरेट होने में। हम उसकी बात करेंगे बेटा अभी। किसकी बात करेंगे? डेटर्स को कितना टाइम लगता है किस में कन्वर्ट होने में? कैश में। तो मैंने कहा उसके लिए जो होता है ना, उसके लिए जो रेशो होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्या होता है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब पहले तो अपन फॉर्मूला देखते हैं कि भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आखिरकार दिखाता क्या है। तो मैंने कहा यार ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है नेट क्रेडिट सेल्स। क्या लेना है? नेट क्रेडिट सेल्स। अब देखो बड़े अच्छे अच्छे सवाल इसमें आ सकते हैं, अगर दिमाग लगाना है वो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। दिमाग लगा के सोचना। नेट क्रेडिट सेल्स, और मैंने कहा यहाँ पे नीचे आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या आता है बेटा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल अपन यहाँ पे कवर करेंगे। 3 सवाल पूछेंगे अपन, पहले दूसरे बेसिक है, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले ये बता देते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल। अगर ये समझ में आ गया तो उसके आगे की कहानी पे बात करेंगे, ठीक है? फिर उसके आगे की कहानी पे हम बात करेंगे। मैंने कहा जब मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करता हूं तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बिल्कुल सिंपल होता है, आपके डेटर्स और आपके बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो वो आता है मेरा ट्रेड रिसीवेबल। क्या आता है? मेरा ट्रेड रिसीवेबल। क्लैरिटी है? मेरा जो ओपनिंग है, सॉरी मेरा ओपनिंग वो तो एवरेज के टाइम बताऊंगा, मैं कह रहा हूं मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल है सबसे पहले उसमें क्या आता है? तो मैंने कहा यार उसमें 2 ही चीजें आती है। कितनी चीजें आती हैं? 2। पहला डेटर, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल। क्लैरिटी? आ जाओ। अब मैंने कहा मैं अब सेकंड वाले पार्ट पे आता हूं कि मैंने कहा अगर मान लो मेरे से पूछ ले कोई कि भैया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है, तो मैंने कहा सबसे पहले एवरेज से पहले मुझे ट्रेड रिसीवेबल समझ के आना था, तो वो मैं आ गया। अब मैंने कहा अब हम समझने की कोशिश करते हैं एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज मतलब यार हम सिंपल सा फंडा है, जो मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है उसमें मैं मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जोड़ता हूं और मैं उसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाता है मेरा? क्या आ जाता है मेरा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ ये ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलो। अगर आपको ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल दे रखा है तो चारों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। अरे हाँ या ना? अब ऐसा मत सोचना 4 आइटम है तो यहाँ डिवाइड बाय 4 कर दोगे। आ रहा समझ में? ऐसे नहीं करना है। अगर डेटर और बिल रिसीवेबल जोड़ते हो तो ट्रेड रिसीवेबल बनता है। क्लोजिंग में सेम, डेटर और बिल रिसीवेबल जोड़ते हो तो क्या बनता है? डेटर और बिल रिसीवेबल जोड़ते हो तो क्या बनता है हमारा? आ रहा समझ में? तो हम ये जो डिवाइड बाय 2 करते हैं ये इसलिए नहीं करते हैं आइटम कितने, हम इसलिए करते हैं हम ओपनिंग और क्लोजिंग 2 टाइम का 2 पीरियड के ट्रेड रिसीवेबल ले रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं, ताकि ऑन एन एवरेज हमारे पास किस पीरियड में कितना ट्रेड रिसीवेबल रहता है वो पता पड़ जाए। अब मैंने कहा आ जाओ वापस, मैंने कहा नेट क्रेडिट सेल्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने कहा वाई कैश सेल्स नॉट इंक्लूडेड? एक सेकंड का टाइम लो, नहीं एक सेकंड तो कम हो गया, 5-7 मिनट का टाइम लो। हाँ बेटा बोल। मतलब? हाँ नहीं समझा बेटा मैं। ओके बच्चा कह रहा है कि वो पेमेंट कभी ड्यू हुआ ही नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ। मैंने कहा सवाल ही मेरा ये है कि कैश सेल्स आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप कहोगे वो कैश सेल्स है इसलिए नहीं ले रहा हूँ, तो वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि कैश सेल्स हम क्यों नहीं ले रहे। फॉर्मूले में क्रेडिट सेल्स ही क्यों है, फॉर्मूले में कैश सेल्स क्यों नहीं है? यहाँ पे कैश सेल्स क्यों इंक्लूड नहीं हो रही है? वाई वी आर ओनली टेकिंग द क्रेडिट सेल्स? हाँ बेटा
ये कह रहा है वो पहले से ही कैश है, तो वो डेटर टू कैश वाले में आएगा नहीं। मैंने कहा देखो सबसे पहले मैंने कहा हम यहाँ पे कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, मेरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और किसका, नेट क्रेडिट सेल का। तो मैंने कहा यार कैश सेल्स हमारे को सबसे पहले दो लॉजिक है। पहला जो सब दे ही रहे हैं कि भैया हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उसमें क्रेडिट सेल्स ही आती है। क्या आती है बेटा, क्रेडिट सेल्स। अरे ट्रेड रिसीवेबल में कभी कैश सेल्स तो आएगी नहीं ना। तो हम तो कंपैरिजन ही किसका कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे किसमें, कैश में। तो भैया जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल में आए ही नहीं वो हमारे को रेशो में लेने की जरूरत ही नहीं। हमारे डिनोमिनेटर में भी सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, मतलब क्रेडिट सेल ही आ रही है, तो न्यूमरेटर में भी क्या आएगी बेटा, क्रेडिट सेल्स ही तो आएगी। अरे यस या नो, क्या आपके दिमाग में जा रहा है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता दूं, ये भी बेटा टाइम्स में ही आता है। क्या आता है बेटा, ये टाइम्स आ रहा समझ में, ये भी टाइम्स में आता है, डैश टाइम्स आ जाता है बेटा। अरे यस और नो यार, क्या हमारे दिमाग में यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलिए तो पहले बेटा एक बार यहाँ तक छाप लेते हैं, उसके बाद में इसके आगे की बात करेंगे। कल कहाँ तक किया था अपन लोगों ने, लिख लिया था पूरा, पूरा कंप्लीट लिख लिया था। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये वाला भी लिख लिया था, ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह तो। चलिए
हाँ जी, चलिए। सो गाइस हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया। बट अगर हमें ये जो दोनों रेशो हैं, अगर हमें ये सॉल्व करने, तो हमारे को थोड़ा बहुत सीओजीएस के बारे में, हमें थोड़ा बहुत किसके बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, ये सब थोड़ा बहुत हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, जो हम अगले 15-20 मिनट में करने वाले हैं। सो गाइस अगर हम बात करें कि हमने 2 पॉइंट तो कर लिए, 2 रेशो तो कर लिए हमने एक्टिविटी में और भी हैं। बट अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जो हम क्लास 11 से यहाँ पे कैच करेंगे, वो क्या है। देखो, क्या क्लास 11th में आप ये पढ़ के आए हो, क्या क्लास 11th में आप ये पढ़ के आए हो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? बताओ कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट? कैन आई से दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट नेट सेल्स माइनस सीओजीएस? अरे यस के नो यार? अब आप देखो, अगर क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स दे रखी है और आपको जीपी दे रखा है, क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स दे रखी है और जीपी दे रखा है, क्या आप सीओजीएस निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो ना यार। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नहीं, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है ना मेरे प्यारे लाडलों, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप क्या माइनस करते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या माइनस करते हो? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीओजीएस होता है, ये जो सीओजीएस होता है, इसको आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हो कंपनीज पीएनएल के हिसाब से। आप ये जो सेल होती है इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हो। क्या कहते हो बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पहला पॉइंट या पहला फॉर्मूला आपके जो काम आने वाला है वो ये है मेरे प्यारे लाडलो। क्लैरिटी है? अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने कहा अब दूसरे में अब हम थोड़ा बहुत किस पे रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत सीओजीएस के फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सीओजीएस के फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। मैं जब सीओजीएस की बात करता हूं तो मेरे पास सीओजीएस में क्या आता है, याद करो क्लास 11 सीओजीएस का फॉर्मूला कैसे बन के आता था। मैंने कहा एक और तरीका है सीओजीएस के फॉर्मूले का, वो ये है ओपनिंग स्टॉक प्लस योर नेट परचेजेस प्लस योर व्हाट बेटा? नेट परचेज। मतलब जो आपका नेट परचेजेस है वो आ जाएगा, फिर उसमें आप क्या करोगे? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक, माइनस योर व्हाट बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला आ गया सीओजीएस का। ये सारे काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये एक एक करके करवा रहा हूं, एंड में लिखने का चांस दूंगा, ठीक है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आने वाला है। क्या है वो अच्छा वाला? वो है प्रॉफिट परसेंटेज वाला। कौन सा बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपके रेशियो में सब जगह काम आएगा। इसका नाम हम रख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज। इस नोट का नाम क्या रख रहे हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। और इसमें 4 तरीके लिख रहा हूं मैं। कितने केसेस लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो मैं यहां पे लिखूंगा केस नंबर 1। आ रहा सुनने? यहां पे लिखूंगा केस नंबर 2। पहले केस 1 और केस 2 समझ लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो कि भैया हमारे पास सेल्स है और वो सेल्स है 10 लाख की। कितने की सेल्स है? 10 लाख की। और साथ ही में आपको ये दे रखा हो कि जो प्रॉफिट मतलब जीपी ऑन सेल्स है, जीपी ऑन सेल्स जो है वो है 10%। कितना है बेटा? 10%। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, ऐसा कुछ आपको दे रखा हो, तो कहानी बड़ी इजी हो जाती है। कैसे इजी हो जाती है? आप यहां पे कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। आप ये कहोगे जीपी यहां पे कितना है? 10 lakhs multiplied by 10%, it will come to how much? 1 lakh। come to how much? 1 lakh। अब मैंने कहा अगर आप यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज को देखोगे, यहां पे सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 का फॉर्मूला लगा, ठीक।
अब अगर मैं इसी का केस तू लूं और मैं कहूं कि आपको सेल्स दे रखी है 10 लाख, सेल्स कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 10 लाख, और आपको जीपी ऑन सेल्स नहीं दे रखा, जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है, जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है। लेट्स से वो दे रखा है आपको, लेट्स से वो दे रखा है आपको, मैं यहां पे मान लेता हूं, यहां पे मैं इसको 11 लाख मानता हूं, और जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है 10%, कितना दे रखा है 10%। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, यहां पे सेल्स है और यहां पे भी सेल्स है, तो मैच हो रहा था इसलिए हमने डायरेक्टली निकाल लिया 10 लाख का 10%। यहां पे आप देखोगे तो आपके पास सेल्स है और यहां पे कॉस्ट है, मतलब यहां पे मिसमैच है, क्या है यहां पे मिसमैच। तो जब भी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो बट उसके सामने मैच नहीं दे रखा हो, मिसमैच दे रखा हो, क्योंकि वो परसेंटेज जीपी का कॉस्ट पे, आपको डिटेल किसकी तरह की है सेल्स। तो मैंने कहा बिल्कुल इसमें सिंपल सा तरीका है, मैंने कहा आपको ऐसा मानना है कि भैया जो जीपी है वो आप करोगे सेल्स, बट ये जो परसेंटेज है जीपी ऑन कॉस्ट, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जीपी ऑन सेल्स पे। किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीपी ऑन सेल्स। तो कैसे करोगे, मैंने कहा देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये जो जीपी ऑन कॉस्ट है इसको कन्वर्ट करो जीपी ऑन सेल्स। अब इसको कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका बताता हूं, आप मुझे बताओ आप कॉस्ट से कहां पे आ रहे हो, सेल्स। कॉस्ट बड़ी होती है सेल्स बड़ी होती है, प्रॉफिट है तो कॉस्ट से सेल्स ही बड़ी होगी। तो मैंने कहा यहां पे आप कुछ मत करो, जो न्यूमरेटर है 10, उस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, 10/100 होता, बट न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे डिनोमिनेटर में तो 10 डिवाइडेड बाय 110। सिंपल सी बात है, आप जीपी ऑन कॉस्ट से कहां कन्वर्ट करके जाना चाह रहे हो, जीपी ऑन सेल्स। तो जीपी ऑन सेल्स आप जाओगे तो कैसे जाओगे मेरे प्यारे लाडलो, आप जो भी न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। तो अब मैंने कहा यहाँ पे जो भी रेट आएगी आप उसको डिवाइड करोगे 100+R, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट टू सेल्स। अब यहाँ पे डेटा लिखो, सेल्स कितनी आ गई मेरे प्यारे लाडलो, 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। तो अब आप मुझे बताओ क्या होगा, 0 से 0 गया, 11 से 11, जीपी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 लाख। अरे यस और नो, 4 केस बताने मुझे, मैंने कितने केस बताए अभी तक, सिर्फ 2, केस 1 और केस 2। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये वाला बेस क्लियर है मैं जो बता रहा हूँ, 3 और 4 पहले यहाँ तक कॉपी करोगे उसके बाद करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होने का दिमाग को मौका मिले, ऐसा नहीं हो बर्स्ट हो जाए। चलिए हम कहाँ तक लिख चुके थे, यहाँ तक लिख चुके थे, एक बार फटाफट बेटा ये वाला पार्ट लिख लो, फिर अपन आराम से इसको क्वेश्चन करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पुराना पीछे का सब रिवाइज हुआ होगा। जल्दी करो बेटा।
अब बेटा 5 मिनट बाद ही बढ़ लेना। चलिए, चलो भैया, बच्ची कह रही है पानी पीने चले जाओ, 5 मिनट बाद चले जाना बेटा, लेक्चर खत्म हो जाए तो आ जाओ। सो गाइस, केस 3, केस 4, केस 3, केस 4, आ जाओ। केस 3, केस 4 फटाफट। मैंने कहा केस 3 में अब ये ध्यान से देखना, ये सारे के सारे केसेस क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएंगे, इसलिए बता रहा हूं। वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आ रहा है सुनने, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, फिर भी मैं एक एक चीज करा रहा हूं सो दैट ऐसा कुछ नहीं हो कि कंफ्यूजन रह जाए। देखो, केस नंबर 3, केस नंबर 4 आराम से समझो क्या कहता है। केस नंबर 3 तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको सेल्स की जगह मान लो कॉस्ट की डिटेल दे रखी है, कॉस्ट है 10 लाख, और आपको जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? जीपी ऑन कॉस्ट, लेट्स से 10%। मुझे बताओ ये मैच वाली सिचुएशन है कि मिसमैच वाली है? मैच है कि मिसमैच है? मैच की मिसमैच? तो कहना है से दैट यहां पे जीपी आ जाएगा कितना, कितना, सीओजीएस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो सीओजीएस कितना, 10 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 1 लाख। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, दिमाग में सेट है क्या? अब मैंने कहा सेकंड वाला केस, केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4 मेरे प्यारे लाडलो, केस नंबर 4 हमें ये बताता है कि भाई अगर मान लो आपको सीओजीएस दे रखा हो लेट्स से 11 लाख रुपीज, और आपको जीपी दे रखा हो, क्या दे रखा हो? जीपी। आपको मान लो 18 लाख दे रखा हो सीओजीएस, आपको जीपी ऑन सेल्स दे रखा हो, और वो दे रखा हो मान लो 10%। क्या दे रखा हो? 10%। मुझे बताओ, क्या आपका ये मैच वाली सिचुएशन है जैसे ये थी? आपको क्या यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है और जीपी भी कॉस्ट पे दे रखा है? नहीं, ये मिसमैच है। आपको डिटेल दे रखी है कॉस्ट की और जीपी दे रखा है किस पे? सेल्स पे। तो सबसे पहला टास्क तो ये है, ये जीपी ऑन सेल्स को कन्वर्ट करो किसमें? जीपी ऑन कॉस्ट। अब मुझे बताओ, आप सेल से कॉस्ट पे आ रहे हो या कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हो? सेल से। तो सेल्स कॉस्ट से बड़ी होती है छोटी होती है? बड़ी। तो सेल से कॉस्ट पे आओगे मतलब माइनस करना पड़ेगा, मतलब जहां न्यूमरेटर को आप पहले प्लस कर रहे थे, यहां पे क्या करोगे? न्यूमरेटर को माइनस। आ रहा समझ में? तो अब अगर मुझे कोई कहे कि भैया जीपी निकाल दो, तो क्या मैं जीपी निकाल सकता हूं? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो भी सीओजीएस है मल्टीप्लाई करूंगा रेट से, डिवाइड करूंगा 100 - आर से। तो अब अगर मैं पूछूं मेरा सीओजीएस, ये सीओजीएस है, सीओजीएस मेरा 18 लाख से मेरे प्यारे लाडलो, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द रेट, 10 डिवाइडेड बाय 90, कम्स टू 10 से 10 गया, कितना आ गया? 2 लाख। क्या आपको समझ में आ गया? सर ये फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे? मान लो किसी क्वेश्चन में आपको सीओजीएस निकालना है, सेल्स और जीपी का परसेंटेज दे रखा है, तो सीओजीएस ऐसे निकलेगा। मान लो किसी क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाले में आपको सीओजीएस दे रखा है, जीपी का परसेंटेज दे रखा है, और कैश सेल दे रखी है, तो आप ये रेशियो यूज करके टोटल सेल्स निकाल लोगे, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट। तो बेसिकली जो एक्टिविटी रेशियो के दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने पढ़ाए हैं वो इसी के थ्रू सॉल्व होंगे। एम आई मेकिंग सेंस? छाप लो बेटा।
ओके, सो गाइज ये वाला कॉपी कर लिया क्या? ये वाला कॉपी कर लिया अपन लोगों ने। सो गाइज ये वाले जो हमने चारों के चारों केस पढ़े हैं, ये चारों के चारों केस हमारे काम आएंगे जब हम इन दोनों रेशो के नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।